हाय जय हिंद। एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मॉडल सेट की एनालिसिस करेंगे। यहाँ टोटल डेली 3 सेट यानी 3 मॉडल सेट, जो पहले 6 मॉडल सेट का ये प्रोग्राम था, लेकिन अब इसको घटा के 3 मॉडल सेट का प्रोग्राम कर दिया गया है। डेली टोटल 3 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए अंत तक इसे देखना ना भूलिएगा। ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखने के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान है, लेकिन इसमें जो भी इसमें क्वेश्चन है यानी मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ साइंस पूछा जाता है यानी विज्ञान का क्वेश्चन आता है, वहाँ सभी के लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एनालिसिस के साथ। चलिए इसके पहले हम 45 नंबर मॉडल सेट देख लेते हैं। आज 46 से देख लेते हैं। 46 में है, पहला है, देखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान डायरेक्ट यहाँ से याद रखेंगे 7.4। ये 7.3 से 7.4 तक होता है। 7.3 से 7.4 ये दोनों याद रखेंगे। इसके बीच में आएगा तो भी रक्त का पीएच मान होगा, या 7.3 या 7.4 तक। ये 7.3 से 7.4 तक इसका पीएच मान होता है। अब देख लेते हैं पीएच मान के कुछ महत्वपूर्ण बात। देखिए पीएच का होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो इसके पहले सेट में बता दिए थे, पावर ऑफ हाइड्रोजन कि पीएच मान का खोज किया था किसने? सोरेनसन। कौन किया था? सोरेनसन, ठीक है। और ये पीएच मान का जो वैल्यू होता है कहाँ से वैरी करता है? जैसे ये हो गया मिडिल, जो न्यूट्रल होता है 7 होता है, 0 से 7 और 7 से 14 तक। अगर 0 से 7 तक रहेगा तो ये रहेगा एसिड, और 7 से 4 तक रहेगा तो ये रहेगा बेस, ये रहेगा अम्लीय, और ये रहेगा क्षारीय, ठीक है। ये क्षारीय रहेगा। इसका ये H+ आयन देता है, और ये 7 से 14 के बीच में होता है वो OH- आयन देता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। पीएच का मान किसने दिया था, खोज किया था किसने? सोरेनसन। फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए ये पीएच मान 0 से 14 तक वैरी करता है। कहाँ तक वैरी करता है? 0 से 14 तक वैरी करता है। बीच में जो 7 होता है न्यूट्रल होता है, और 0 से 7 तक होता है तो एसिड अम्लीय होता है, और 7 से 14 के बीच में होता है वो क्षारीय होता है। 0 से 7 तक का जो मान होता है एसिड, वो कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। और जो 7 से 14 तक ये क्षार होता है वो OH- आयन देता है, ठीक है। तो देखिए 7 ये कितना है? रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 है, यानी ये किसके बीच आएगा? 7 से 14 के बीच में आएगा। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल गया। ये क्या है? ये क्षारीय है। ये क्या है? क्षारीय है। ये भी हम ध्यान में रखेंगे। 7.4 है तो रक्त का पीएच मान 7.4, और अब क्या है? तो ये क्षारीय है। तो यहाँ से सब कुछ समझ लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने हेतु जब मृदा में क्षार का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो उसमें जिप्सम मिला के हम न्यूट्रल करते हैं। इसमें जब देखिए ये हो गया मृदा, इसमें मात्रा किसकी बढ़ गई है? क्षारीय की। क्षारीय की मात्रा बढ़ गई है, तो इसमें हम क्या मिलाएंगे ताकि न्यूट्रल हो जाए? तो इसमें मिलाएंगे हम जिप्सम। क्या मिलाएंगे? ये जिप्सम मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। यानी जो क्षारीय मृदा होता है उसको कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए या कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्केन का रासायनिक सूत्र है CnH2n+2। CN यहाँ से याद रखें, CnH2n+2, यानी n का ये दोगुना यहाँ पे होगा, +2 होगा। CnH2n+2। चलिए आगे देखते हैं क्रायोजेनिक ईंधन का तापमान किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो निम्न ताप के सिद्धांत पे करता है। किस पे? लो टेम्परेचर के सिद्धांत पे काम करता है। किसका? क्रायोजेनिक ईंधन का।
क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लो टेम्परेचर यानी निम्न ताप पे। आगे है अति चालकता किस स्थिति में होती है? तो प्रतिरोध जब शून्य हो जाएगा तो अति चालकता होगा। यहाँ से ये प्रतिरोध क्या करता है? चालकता को अवरोध करता है यानी रोकता है, उसी को प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब रेजिस्टेंस की मात्रा यानी प्रतिरोध की मात्रा जब शून्य होगा तो वहाँ पे अति चालकता की मात्रा क्या होगा? ज़्यादा होगा। आगे है स्टोरेज बैटरी में किनका प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे है स्टोरेज बैटरीज में शीशा का प्रयोग करते हैं। स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग करते हैं? शीशा का। इससे डायरेक्ट याद रखेंगे, स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग करते हैं? शीशा का। आगे है नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित होता है सूक्ष्मता से। नैनो टेक्नोलॉजी होता है, नैनो टेक्नोलॉजी मतलब एक कार आई थी नैनो, वो क्या थी? बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा थी। इसी से हम नैनो टेक्नोलॉजी का समझ सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या करता है, यानी जो सबसे सूक्ष्म सबसे छोटा छोटा कण होता है वो नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। यानी नैनो टेक्नोलॉजी यानी नैनो पार्ट जहाँ भी आएगा तो नैनो पार्ट यानी नैनो जिसमें जुड़ेगा वो क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। इसीलिए यहाँ पे सूक्ष्मता से इसका रिलेशन है। चलिए आगे देख, हमारा अगला है ये नैनो टेक्नोलॉजी किस एक सुपर कंडक्टर का नाम बतावे? ये नियोबियम। यहाँ से डायरेक्ट याद रखेंगे नियोबियम क्या है? तो ये क्या है? सुपर कंडक्टर। नियोबियम क्या है? एक सुपर कंडक्टर है। नियोबियम क्या है? एक सुपर कंडक्टर है। नियोबियम क्या है? एक सुपर कंडक्टर है। यहाँ से हम देख लिए क्या है? ये नियोबियम जो है क्या है? ये सुपर कंडक्टर है। नियोबियम क्या है? एक सुपर कंडक्टर है। आगे है अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में कार्य करता है? तो यूरेनियम। अप्सरा जो परमाणु रिएक्टर है ये हमारा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, जो इसमें रिएक्टर के रूप में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। आगे खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे है बायोगैस प्रमुख अव्यय है मीथेन। बायोगैस का प्रमुख अव्यय क्या है? मीथेन। बायोगैस का प्रमुख अव्यय क्या है? मीथेन है। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का। इसके ऊपर देख लेते हैं क्षारीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें भी जिप्सम का प्रयोग करते थे, और यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का विनिर्माण में भी जिप्सम का यूज होता है। आगे अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा। देखिए अग्निशामक यंत्र है, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? तो बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। आगे कपड़ा धोने की साबुन किससे बनाया जाता है? तो ये कपड़ा धोने वाला जो साबुन होता है उसमें कास्टिक सोडा प्लस वासा को मिला के बनाया जाता है। कपड़ा धोने वाला जो साबुन होता है किससे बनाया जाता है? कास्टिक सोडा प्लस वासा। कास्टिक सोडा प्लस वासा को मिलाकर कपड़ा धोने वाला साबुन बनाया जाता है। चलिए आगे है चीनी को साफ़ करने के लिए किनका प्रयोग करते हैं? हड्डी चारकोल का। चीनी को साफ़ करने के लिए हड्डी चारकोल का यूज़ करते हैं। चीनी को साफ़ करने के लिए किनका प्रयोग करते हैं? हड्डी चारकोल का। आगे चूने जल की दूधिया कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है? तो CO2। यानी जो चूने जल है उसको दूधिया कौन बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। आगे स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान जो बकरी का होता है और कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस। ये बकरी का होता है जो 39 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? तो संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। एक संयोजी ऊतक है जो कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में, वो हमारे जितने भी शरीर के तापक्रम है उसको नियंत्रित करता है, और क्या है? ऊतक है संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। चलिए मॉडल सेट ये 47 देख लेते हैं, 47 नंबर। पहला है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा? ये कुला की मांसपेशी ग्लूटिमस मैक्सिमस, जिसको ग्लूटिमस मैक्सिमस बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है कुला की मांसपेशी, और इसका नाम क्या है? ग्लूटिमस मैक्सिमस। आगे है लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड कॉर्पस का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो बोलते हैं। लाल रक्त कण का ये RBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो बोलते हैं। और RBC का कब्र एस्पिलिन। RBC का कब्र किसको कहते हैं? एस्पिलिन को कहते हैं। आगे है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में समूहन किनके द्वारा होता है? तो ये प्लाज्मा द्वारा होता है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पचा हुआ भोजन है और जो हमारे शरीर में हार्मोन है उस शरीर में समूहन करता है। समूहन किनके द्वारा होता है? जो हमारे पचे हुए भोजन है
और जो हमारे शरीर में हार्मोन है उनका संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा द्वारा होता है। आगे है माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? तो पिता का RH फैक्टर, माता का RH फैक्टर होने पे, यानी दोनों का सेम होने पे क्या होता है? ये बच्चा का तुरंत मृत्यु हो जाता है, जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाता है। आगे अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन से एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन और रेनिन। ये अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन और रेनिन। अमाशय में जो जठर रस निकलता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन और रेनिन। अब इसमें पेप्सिन क्या करता है? तो प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को। पेप्सिन प्रोटीन को और रेनिन दूध दही को क्या करता है? दूध दही को पचाता है। ठीक है, चलिए आगे देख। आगे है हृदय के शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन है? चलिए यहाँ पे कुछ बात समझ लेते हैं। देखिए, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को आर्टरी यानी धमनी कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो हृदय से शरीर की ओर ले जाती है इसको क्या कहते हैं? धमनी। इसको धमनी बोलेंगे। किधर से ले जा रही है? तो हृदय से शरीर की ओर। कहाँ से कहाँ? हृदय से शरीर की ओर। ये हृदय से शरीर की ओर ले जा रही है तो ये धमनी है। और ये इसका स्पीड होता है 120 होता है। और जो शरीर से हृदय की ओर वापस लाएगी वो 80 की स्पीड से आती है। इसको बोलते हैं सीरा। क्या बोलते हैं? सीरा। तो दोनों का अंतर यहाँ पे समझ लिए। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी है आर्टरी, यानी ये धमनी। ये धमनी हो गया जो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जा रही है। कितने के स्पीड से? 120 के स्पीड से। और फिर शरीर से फिर वापस जो हृदय में, यानी ये हो गया शुद्ध, ये शुद्ध रक्त हो गया। यहाँ पे अशुद्ध रक्त। ठीक है, देखिए हृदय से जो शरीर में जाएगी धमनी के द्वारा कितने के स्पीड से? 120 के स्पीड से। और ये शुद्ध रक्त होगा। फिर शरीर से जो हृदय की ओर आएगी वो अशुद्ध रक्त होगा जो सीरा ले जाएगी। और कितने के स्पीड से आएगी? तो 80 के स्पीड से। इसे हम याद रखेंगे। चलिए आगे हम मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। आगे ब्रिक में बनने वाली पत्थरी में किसका जमाव होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। ब्रिक में जो पत्थरी बनती है उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमाव होता है। किसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। आगे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का यहाँ पे डायरेक्ट पूछ दिया, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। आगे कालाजार की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? तो लिस्मेनिया डोनावानी परजीवी है जो कालाजार की कारण है। कालाजारी की बीमारी किस परजीवी के कारण द्वारा होता है? लिस्मेनिया डोनावानी परजीवी के कारण कालाजार की बीमारी होती है। आगे है टीटनस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? तो तंत्रिका तंत्र। टीटनस में क्या होगा? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। टीटनस में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा और पूरा शरीर टूटने लगेगा। आगे है पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक। पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो कवक से। ये पेनिसिलिन नामक जो प्रतिजैविक पेनिसिलियम है वो किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से। देखिए टीटनस में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और पूरा शरीर हमारा जैसे टूटने लगता है। टूटने का अर्थ पूरा शरीर दर्द करने लगता है। यहाँ देख लिए पेनिसिलियन नामक प्रतिजैविक कवक से प्राप्त किया जाता है। आगे हृदय स्नायु को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? तो पेसमेकर। ये पेसमेकर से हम हृदय स्नायु को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में मदद करते हैं। ये विद्युत यंत्र है, क्या नाम है? पेसमेकर। आगे हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप का प्रयोग करके हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुन सकते हैं। किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप। और पेसमेकर के द्वारा हृदय स्नायु को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित करता है? पेसमेकर। यानी पेसमेकर विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित कर रहा है। विद्युत यंत्र के बदले हम पेसमेकर लगा के ये हृदय स्नायु को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में मदद करते हैं। कि कौन सा लगा? पेसमेकर। और हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप डॉक्टर यूज करते हैं। आगे मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? 206। और बाल्यावस्था में कितनी होती है? 208।
ये मनुष्य मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206, बाल्यावस्था में 208। बाल्यावस्था में कितनी होती है? 208। और जब बड़े होते हैं तो 206 होती है। चलिए मोटर सेट 48 देख लेते हैं, 48 नंबर। पहला है मस्तिष्क संबंधी बीमारी का निरूपण किसके द्वारा होता है? EEG। मस्तिष्क द्वारा जो संबंधी बीमारी है निरूपण EEG द्वारा, EEG। और हृदय वाला होता है ECG, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक। EEG होता है मस्तिष्क से, ECG होता है हृदय से। आगे है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? तो RBC के माध्यम से ऑक्सीजन की पूर्ति होता है। किसके द्वारा? RBC के माध्यम से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। आगे है चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका सबसे पहले कौन बनवाया था? एडवर्ड जेनर ने। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। आगे पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम। यानी क्लोरोफिल में मुख्य धातु Mg यानी मैग्नीशियम है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। आगे बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस है H5N1। H5N1 बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस है H5N1। तो बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस है H5N1। आगे है कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों के लिए होता है? यानी वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों के लिए होता है? लाल और हरा। किसके लिए? रेड ग्रीन RG। रेड ग्रीन के लिए वर्ण अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस होता है। आगे है कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन C। विटामिन C घाव भरने में सहायक होता है। आगे पौधों में ऊर्जा हस्तांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य? फास्फोरस। पौधों में ऊर्जा हस्तांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो ये फास्फोरस हो जाएगा। आगे किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? ये लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। आगे आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होता है? आइरिस के द्वारा। आँख के आइरिस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है। किससे? आइरिस के द्वारा। आगे है लाल रक्त यानी RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना दिन होता है RBC का भी जीवन काल? 120 दिन होता है। RBC का कब्र एस्पिलिन को कहते हैं। देखिए इसके नीचे है भी दिया भी है, शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो एस्पिलिन को। और इसका RBC का कब्र भी कहते हैं एस्पिलिन को ही। शरीर का रक्त बैंक, शरीर का ब्लड बैंक एस्पिलिन को कहते हैं, और RBC का कब्र भी इसे ही कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत यानी लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके ऊपर मानव की सबसे बड़ी मांसपेशी पड़े थे, कुल्ला की मांसपेशी, जिसको ग्लूटिमस मैक्सिमस बोलते हैं। आगे किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। ये मस्तिष्क में होता है पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं। आगे टमाटर का रंग पकने पर लाल किस कारण होता है? लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण। टमाटर का रंग पकने पर लाल किस कारण होता है? लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके तो अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कीजिए, ताकि जितने भी नए फ्रेंड्स इससे जुड़कर इसका लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।